टेम्पोरल रिलेशनशिप्स बताते हैं टाइम इंटरवल को एक कंडीशन स्टिमुलस और एक अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में। ठीक है, तो यह कई तरह के हो सकते हैं, जैसे साइमल्टेनियस है, यानी सी एस यू एस इकट्ठे आ रहे हैं। डिलेड, लॉन्ग डिलेड, शॉर्ट डिलेड होते हैं। शॉर्ट डिलेड में सी एस 0.5 सेकेंड पहले आता है यू एस के, और लॉन्ग डिलेड में 1 मिनट तक का डिफरेंस होता है सी एस और यू एस की प्रेजेंटेशन में। शॉर्ट डिलेड बेस्ट काइंड ऑफ कंडीशनिंग है। ट्रेस कंडीशनिंग में वी कैन सी दैट सी एस एंड हो जाता है और उसके काफ़ी समय बाद, लाइक 30 सेकेंड्स के बाद, कंप्लीट एंड होने के पश्चात ही हम देखते हैं कि वो यू एस प्रेजेंट किया जाता है। सो एज वो सी एस एक मेमोरी ट्रेस बन के आता है यहाँ पर। बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है जिसमें कि आप देखते हैं कि जो यूएस है उसको पहले लाते हैं, सी एस बाद में आता है। टेम्पोरल कंडीशनिंग होती है इसके अलावा, जिसमें टाइम को जैसे 10 सेकंड के गैप के बाद यूएस मिल रहा है तो वो टाइम जो है इट एक्ट्स एज अ सी एस। वी नेक्स्ट हैव थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक पहले रिसर्चर थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली नॉन रिफ्लेक्सिव बिहेवियर यानी वॉलेंटरी बिहेवियर को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नॉन वॉलेंटरी बिहेवियर को भी आप एक्सपीरियंसेस के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है। उन्होंने क्या किया, एक पजल बॉक्स लिया, ठीक है। दिस वाज द टर्म दैट ही यूज्ड फॉर अ स्मॉल चेम्बर। एक स्मॉल चेम्बर को बताने के लिए उन्होंने पजल बॉक्स टर्म का यूज़ किया। ये पजल बॉक्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वेरी करते थे और इसको उन्होंने पजल बॉक्स को यूज़ किया सो एज टू स्टडी ओपरेंट कंडीशनिंग। थॉर्नडाइक का ये मानना था कि ऑर्गेनिज्म अगर कोई भी इनिशियल रिस्पॉन्सेस करता है तो दे आर प्योरली बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, मतलब दे आर प्योरली बेस्ड ऑन एक्सीडेंटली ही करता है। थॉर्नडाइक बिलीव दैट ऑर्गेनिजम्स के इनिशियल जो करेक्ट रिस्पॉन्सेस है to leave the chamber they all were accidental. ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट देखी जाती है ओवर द ट्रायल्स। एस आर कनेक्शन जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ग्रेजुअली एस आर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ओवर द ट्रायल्स। ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इफेक्ट टू अकाउंट फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एस आर एसोसिएशन। तो एस आर एसोसिएशन जब स्ट्रॉन्ग होती है उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया अपने लॉ ऑफ इफेक्ट के द्वारा, एंड उन्होंने कहा लॉ ऑफ इफेक्ट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिस हैज़ बीन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एस आर एसोसिएशन। सो व्हाट ही सेड वाज रिस्पॉन्सेस जो कि अकम्पनी करेंगे और जो क्लोजली फॉलोड है बाय सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी सेटिस्फैक्शन लेके आते हैं ऑर्गेनिज्म को, दे आर द वंस दैट आर कनेक्टेड टू द सिचुएशंस, दे आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। ठीक है, ये रिस्पॉन्स दोबारा रेकर करेंगे। रिस्पॉन्सेज दैट आर अकम्पेनिड विद दैट आर क्लोजली फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट टू द ऑर्गेनिज्म, जिन रिस्पॉन्सेज के द्वारा ऑर्गेनिज्म को डिस्कम्फर्ट झेलना पड़ रहा है उन रिस्पॉन्सेज को वो दोबारा उनके कनेक्शंस वीकन हो जाएंगे एंड इट विल मेक लेस लाइकली ऑर्गेनिज्म, बहुत कम चांस है कि उन रिस्पॉन्सेज को वो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा। जितना ज़्यादा ग्रेटर द सेटिस्फैक्शन, greater the strengthening of association between US and SCS, and if the discomfort is greater, then there will be weakening of association between S and R. इसी टर्म सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर को थॉर्नडाइक ने रेफ़र करा, जिसको उन्होंने सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर बोला। आज की लैंग्वेज में हम उसे साइकोलॉजी में री-इन्फोर्सर कहते हैं, ठीक है। गथरी हॉर्टन का एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। 800 कैट्स लिए उन्होंने और 800 एस्केप्स देखे, कैसे अलग अलग कैट कैसे एस्केप कर रही है फ्रॉम अ पजल बॉक्स। उन्होंने क्या पाया, देयर हैज़ बीन अ स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर दैट हैज़ बीन शोन कि एग्जैक्ट रिस्पॉन्स जो है वो रिपीट करती है वो कैट नेक्स्ट टाइम द एनिमल वॉज प्लेस्ड इन द पजल बॉक्स। जब भी उसको अगली बार भी अगर पजल बॉक्स में रखा जाता है तो वो सेम ही रिस्पॉन्स जो है उसको रिपीट करती है। एग्जैक्ट रिस्पॉन्स विल बी रिपीटेड नेक्स्ट टाइम द एनिमल विल बी प्लेस्ड इन द पजल बॉक्स। गथरी हॉर्टन ने, जो 2 रिसर्चर थे, उन्होंने ये कहा। इन्होंने पहले तो थॉर्नडाइक के ही फंडामेंटल एक्सपेरिमेंटल पैराडाइम को फॉलो किया, गथरी हॉर्टन ने, ठीक है। Okay, Guthrie and Horton followed Thorndike's experimental paradigm. The learning that took place in the puzzle box involved strengthening of whatever behavior happened to be followed by escape and food. Basically, जो भी
लर्निंग है वो क्या होती है बेसिकली कि पजल बॉक्स में आप स्ट्रेंथन होते हुए देखते हैं वो बिहेवियर जो जस्ट बिफोर द एस्केप होता है, ठीक है। मतलब जो भी लास्ट बिहेवियर वो एनिमल परफॉर्म करता है इन द पजल बॉक्स बिफोर ही लीव्स दैट बॉक्स, मतलब बिफोर द एस्केप इज़ पॉसिबल, बिफोर ही गेट्स द रीइंफोर्समेंट, वो लास्ट जो उसका बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। मतलब उसकी एसोसिएशन विद द रिस्पॉन्स रीइंफोर्स स्ट्रेंथन हो जाती है। After the cat mastered the task that is getting out of the box, relatively little variability देखी जाती है from trial to trial for a given cat, but variability एक cat से दूसरी cat में काफ़ी ज़्यादा है। इसी एक्सपेरिमेंट को ब्राउन एंड हर्स्टीन ने यूज़ किया, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने इनके रिजल्ट्स को, गथरी हॉटन के रिजल्ट्स को ब्राउन एंड हर्स्टीन ने यूज़ किया टू ऐड अ प्रिंसिपल टू द लॉ ऑफ इफेक्ट, और लॉ ऑफ इफेक्ट में एक और प्रिंसिपल ऐड कर दिया विच दे कॉल्ड द स्टॉप एक्शन प्रिंसिपल, जिसका नाम उन्होंने रखा स्टॉप एक्शन प्रिंसिपल। क्या कहता है? द अकरेंस ऑफ रीइंफोर्सर दैट इज़ एस्केप, जैसे ही रीइंफोर्समेंट यानी कि एस्केप जो है उस ऑर्गेनिज्म को मिलता है, उसके अकरेंस के द्वारा इट सर्व्स टू स्टॉप द ऑर्गेनिजम्स ऑनगोइंग बिहेवियर, जो भी ऑनगोइंग बिहेवियर वो कर रहा है उसको वो रोक देगा, स्टॉप हो जाएगा। देन देयर विल बी अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ एसोसिएशन बिटवीन दैट सिचुएशन, कि जो एसोसिएशन है उस सिचुएशन के बीच में स्ट्रेंथन हो जाएगी, वो किसके साथ? विद दोज बिहेवियर दैट वर अकरिंग एट द गिवन मोमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के दौरान जो भी बिहेवियर परफॉर्म हो रहा है प्लस वो सिचुएशन के बीच में एक एसोसिएशन बन जाएगी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। द अकरेंस ऑफ रीइंफोर्सर सर्व्स टू स्टॉप ऑर्गेनिजम्स ऑनगोइंग बिहेवियर एंड strengthens the association between that situation and the precise behavior that were occurring at the moment of reinforcement. वो अपना ongoing behavior रोकेगा उस, और this will lead to situation strengthening of association, उस situation और behaviors जो occur कर रहे थे at the moment of reinforcement, ये दोनों strengthen हो जाएंगे, ठीक है। and organism अपना current behavior छोड़ देगा, उसको स्टॉप कर देगा रादर। द स्पेसिफिक बॉडीली पोजिशन द मसल मूवमेंट्स अकरिंग एट द टाइम ऑफ रीइंफोर्समेंट विल हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इन द नेक्स्ट ट्रायल। जो भी लास्ट बॉडीली पोजिशन में वो रहा या मसल मूवमेंट जो भी हो रही थी उस एट द टाइम ऑफ दैट रीइंफोर्समेंट, उनके हायर प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट ट्रायल्स में भी होंगे। द मोर दिस पर्टिकुलर बिहेवियर्स यील्ड द रीइंफोर्समेंट ऑन सब्सिक्वेंट ट्रायल, और जितनी अगली बार में जितनी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मिलेगी द स्ट्रॉन्गर द एसआर कनेक्शन विल बी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा एसआर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नाउ दिस प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द पावर ऑफ एक्सीडेंटल रीइंफोर्समेंट। कैसे एक्सीडेंटली रीइंफोर्समेंट मिलने से कितना स्ट्रॉन्गली एसोसिएशन होती है ये बता रहा है बेसिकली। इसके बाद स्किनर ने पिजन्स पे एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि पिजन किसी ना किसी तरह के बिहेवियर में रेपिटेडली एंगेज होते हैं, जैसे अपने हाथ अपने सिर को टॉस करते रहेंगे। सो आफ्टर हेड टॉसिंग जस्ट सो हैपन टू बी अकरिंग व्हेन द रीइंफोर्सर बॉल डिलीवर्ड। अब क्या हुआ, एकदम से जब वो अपने हेड टॉस कर रहे थे एकदम से उसी समय उनको रीइंफोर्सर मिल गया। अब अगर उन्हें पहला रीइंफोर्सर मिला इमीडिएटली आफ्टर द पिजन हैज टॉस्ड हिज हेड अपवर्ड्स, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में जब उसने अपना हेड टॉस किया और उसको तभी रीइंफोर्समेंट मिला, तो ये बिहेवियर जो है इट्स मच लाइकली कि ये बिहेवियर जो है फ्यूचर में भी होगा। Now there will be accidental strengthening of this process and that is very self-perpetuating in itself, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। Now Skinner believed that many of the superstitious behavior that people engage in were produced by same mechanism। Skinner का ये मानना था कई सारे जो सुपरस्टिशियस बिहेवियर जो लोग करते हैं दे वर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम मैकेनिज्म, वो सेम मैकेनिज्म के द्वारा होते हैं। जैसे सुपरस्टिशियस बिहेवियर फ्रीक्वेंटली अराइज इन द सिचुएशन जहाँ इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल ही नहीं है ओवर द आउटकम। सुपरस्टिशियस बिहेवियर ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल ओवर द आउटकम सच एज इन गैम्बलिंग। और स्पोर्ट्स में भी देखी जाती है सुपरस्टिशियस बिहेवियर इवन समटाइम्स विदाउट द एथलीट्स अवेयरनेस। कई बार एथलीट अवेयर भी नहीं होता अपनी सिचुएशन के बारे में कि कौन सा सुपरस्टिशियस बिहेवियर उसका है, बट या दैट्स हाउ इट गोज़।
हर्नस्टीन का ये मानना था कि स्किनर का जो एनालिसिस जो भी उन्होंने अभी तक ये पाया, इट इज़ कन्फाइंड टू इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर। सोसाइटी में जो सुपरस्टिशंस होते हैं हर्नस्टीन के अकॉर्डिंग, वो एक्वायर होते हैं ज़्यादातर कम्युनिकेशन के ही थ्रू, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो बहुत कम लोगों के पास होता है। जैसे स्किनर ने, अभी हमने पीछे पढ़ा, स्किनर ने कहा कि एक्सीडेंटल बिहेवियर जो हैं वो सेल्फ परपेचुएटिंग नेचर के होते हैं ना, हमने ये देखा। और सुपरस्टिशियस बिहेवियर वर प्रोड्यूस्ड, people engaged in them na, first line, Skinner believed that many of superstitious behavior people engaged in were produced by same mechanism. लेकिन हर्नस्टीन का मानना था कि कम्युनिकेशन के थ्रू भी कई सुपरस्टिशियस बिहेवियर जो हैं वो दूसरों तक कम्युनिकेट हो जाते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही चाहिए हो। द इनिशियल सुपरस्टिशन वाज लाइकली अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। ज़्यादातर जो इनिशियली सुपरस्टिशियस बिहेवियर होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कंटिजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट, लेकिन आज की डेट में शायद वो इफ़ेक्टिव भी नहीं है। जैसे मैम ने एग्जांपल बताया था कि इंग्लैंड में 3 लाइटर जलाना 3 बार एक ही साथ फायर करके सिगरेट स्मोक करना इज़ नॉट कंसिडर टू बी गुड, सॉरी। स्टैडन एंड सिमिलहैग ने इसके बाद किया एक्सपेरिमेंट। उन्होंने स्किनर के ही रिजल्ट्स को replicate किया, but they came to a very different conclusion about the purpose of the behavior. So they found that there were patterns, behavior patterns that occur frequently in many or all of the pigeons during the interval between fooding. अब उन्होंने ये पाया कि there were behavior patterns, कई behavior patterns जो होते हैं जो कि frequently होते हैं in many or all of the pigeons, ठीक है। उन्होंने ये पाया कि बिहेवियर पैटर्न्स कई सारे पिजन्स में या ऑल ऑफ द पिजन्स में देखे जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरवल्स बिटवीन द फूड डिलीवरीज। जैसे उन्होंने कहा, अब ये 2 तरह के बिहेवियर पिजन्स बेसिकली शो करते हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं इंटरिम बिहेवियर्स। ये वो बिहेवियर्स हैं जो कि फ्रीक्वेंट होते हैं इन द अर्ली पार्ट ऑफ द इंटरवल, ठीक है। अर्ली पार्ट ऑफ द इंटरवल में जो बिहेवियर्स हम देखते हैं, जब जो नेक्स्ट रीइंफोर्सर है अभी भी थोड़ा स्टिल इट इज़ सम टाइम अवे, तो उसको इंटरिम बिहेवियर्स बोलते हैं। जबकि टर्मिनल बिहेवियर्स आर द बिहेवियर्स जो सेल्डम कब होते हैं, अर्ली इन द इंटरवल, जब फूड डिलीवरी होने वाली होती है, बस उसी के पास जो बिहेवियर्स अकर करते हैं उसको टर्मिनल बिहेवियर बोलते हैं। दे इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एज द टाइम ऑफ द फूड डिलीवरी अप्रोचेस। Now they felt interim behaviors were not a result of accidental reinforcement. जो interim behaviors हैं वो accidental reinforcement की वजह से नहीं है, but instead they are the ones that animal had innate predisposition to perform. ये basically interim behaviors वो होते हैं basically जो animal जो है काफ़ी, मतलब उसकी एक innate predisposition होती है, वो behavior habitually almost perform करता है whenever the likelihood of reinforcement is low. For example, pigeons peck करते रहते हैं no matter what. Then comes terminal behavior. Terminal behaviors may not be related to accidental reinforcement either. जो terminal behavior है वो accidental reinforcement से नहीं जुड़े हैं. They could simply frequently occur when the food is about to be delivered. कि ये कब हो सकते हैं frequently, जब food जो है is about to be delivered, कि जब food आने ही वाला है just, तब ये आकर होते हैं। अब रिसर्च ने स्टैडन सिमिलहैग की थ्योरी को एटलीस्ट सम पार्ट्स में तो सपोर्ट किया है। अदर कॉल्ड दिस इंटरिम एंड टर्मिनल बिहेवियर्स एट एडजंक्टिव बिहेवियर भी कहा गया दूसरों के द्वारा। देयर हैज़ बीन एविडेंस फॉर स्किनर्स थियरी इन लेबोरेटरी एंड आउट ऑफ द फील्ड टू वी फाइंड दिस। रीइंफोर्समेंट हमें हेल्प करती है इन सिलेक्शन ऑफ अ बिहेवियर वेरी पैसिवली रादर देन एक्टिवली स्ट्रेंथनिंग द एसआर। रीइंफोर्सर क्या होता है? रीइंफोर्सर एक बिहेवियर को पैसिवली स्ट्रेंथन करता है रादर दैन एक्टिवली स्ट्रेंथनिंग दिस एसआर एसोसिएशन, एसआर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट कम्स शेपिंग। क्या होता है? शेपिंग काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है एज अ मेथड, एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा नए बेटर बिहेवियर्स को एस्टैब्लिश किया जाता है इन अ वाइड रेंज ऑफ सेटिंग्स। जैसे एथलीट्स थेरेपी में भी इवन यूज़ किया जाता है, एथलेटिक्स में यूज़ किया जाता है, इंडिविजुअल पे एज वेल एज ग्रुप सेटिंग्स में भी यूज़ किया जा सकता है शेपिंग को। इसको मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर सक्सेसिव मूवमेंट को यहाँ पर रीइंफोर्स किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट को एक स्टेप क्लोजर लेके जा रहे हैं उसके फाइनल बिहेवियर की तरफ।
जिससे रैट्स का लिवर प्रेसिंग को शेप करना, बच्चों के बिहेवियर को क्लासरूम सेटिंग्स में शेप करना, इवन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैटाटोनिक पेशेंट्स के बिहेवियर को शेप करना. सो इसको शेपिंग को आप एज अ मेथड यूज़ करते हो सो एज टू इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को टेलर करने के लिए, जहाँ पर आप स्मॉल और ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट को भी रिवॉर्ड करते हो. इवन व्हेन एक सब्जेक्ट अगर स्ट्रगल कर रहा है तब भी आप उसके बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हो. आगे हम बात करेंगे ओपरेंट कंडीशनिंग की, जिसे दिया है BF स्किनर ने, और स्किनर ने एम्फोसाइज किया है ऑन ऑब्जर्वेबल स्टिमुलाई एज वेल एज रिस्पॉन्सेस. पिजन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, वो हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे. पहले हम समझते हैं कि थॉर्नडाइक ने क्या कहा. थॉर्नडाइक का मेथड है जिसको कहते हैं डिस्क्रीट ट्रायल प्रोसीजर. बेसिकली व्हाट ही डिड वाज ही प्लेस्ड अ रैट और एनी एनिमल इन अ बॉक्स, पजल बॉक्स मे बी. सो उसमें आप रखते हैं हर बार और एक ट्रायल करके उसको बाहर निकालते हैं. तो डिस्क्रीट ट्रायल, एक ट्रायल करा, फिर बाहर निकाला, फिर उसको उसकी जगह पे रखा, फिर वापस लाए, फिर रखा. तो ये प्रोसेस काफ़ी कम्बसम और टाइम कंज्यूमिंग है. लेकिन स्किनर ने जो मेथड यूज़ किया उसको कहते हैं द फ्री ओपरेंट. बेसिकली यहाँ उसका कहना था कि ओपरेंट रिस्पॉन्स जो होता है वो काफ़ी फ्री होता है. इट कैन अकर एट एनी टाइम, इट कैन अकर एज मैनी टाइम्स एज द एनिमल वॉन्ट्स फॉर एज लॉन्ग एज ही वॉन्ट्स, राइट. तो ओपरेंट रिस्पॉन्स किसी भी समय हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है, जितने ज़्यादा बार वो सब्जेक्ट चाहेगा उतनी ज़्यादा बार हो सकता है. इसका क्रिटिसिज्म यहीं से आता है कि रियल लाइफ में हमें हर बार हर चीज़ जो हम मांगे वो नहीं मिलती है. इसको ही आगे एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने 3 टर्म कंटिंजेंसी के रूल को समझाया है. कंटिंजेंसी एक ऐसा रूल है जो कहता है कि B विल अकर ओनली इफ़ A हैज़ अकर्ड, राइट. कि US तभी आएगा जब आप पहले CR देंगे, कंडीशन रिस्पॉन्स देंगे, तभी US की प्रेजेंटेशन होगी. फूड विल ओनली बी गिवन ओनली एंड ओनली इफ द सब्जेक्ट विल प्रेस द लिवर, राइट. तो रीइंफोर्समेंट तभी आएगी जब तक कंडीशन रिस्पॉन्स दिया जाएगा. जब कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं देंगे रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड की जाएगी. तो यहाँ 3 टर्म कंटिंजेंसी में 3 कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं. जो कॉन्टेक्स्ट जिसमें रिस्पॉन्स देना है, यानी कि सिचुएशन इटसेल्फ, द पजल बॉक्स, राइट. डिस्क्रिमिनेशन, स्टिमुलस की प्रेजेंस. तो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें रिस्पॉन्स हो रहा है. रिस्पॉन्स इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द स्टिमुलस दैट फॉलोज द रिस्पॉन्स. जो स्टिमुलस उस रिस्पॉन्स के बाद आएगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द रीइंफोर्सर इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो या स्टिमुलस दैट फॉलोज द रिस्पॉन्स, द रीइंफोर्सर इज इंपॉर्टेंट. रीइंफोर्सर इज इंपॉर्टेंट. आगे 3 टर्म कंटिंजेंसी क्या कहती है कि किसी भी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक स्टिमुलस दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस लाइक लिवर, रीइंफोर्सर यानी फूड विल ओनली बी गिवन इफ द ओपरेंट रिस्पॉन्स प्रेसिंग द लिवर हैज़ अकर्ड, राइट. कि डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस के होने पर रीइंफोर्सर तभी मिलेगा अगर ओपरेंट रिस्पॉन्स एनिमल द्वारा किया जाएगा. The discriminative stimulus is important कि one learns discrimination learning via the discriminative stimulus. Under what stimulus condition एक response जो है वो होना चाहिए so as to earn a reinforcer. This is also important कि किन stimulus conditions में एक response जो है वो किया जाना चाहिए to earn a reinforcer. Under what stimulus condition a response has to be made to earn a reinforcer, that should be present. हमें ये जानना भी पड़ता है. जैसे cracking a joke in class is not considered okay, but you can crack it in a recess period, right. Then stimulus control भी बहुत important है. जो stimuli एक behavior को precede कर रहे हैं, it can control the occurrence of that behavior, ठीक है. जो भी ऐसा stimuli है जो एक behavior को कंट्रोल कर रहा है, a stimuli that precedes a behavior can control the occurrence of that behavior. एक स्टिमुलाई जो बिहेवियर से पहले मौजूद है उसका इफ़ेक्ट है उस बिहेवियर पे, राइट. सो इट कैन कंट्रोल द अकरेंस ऑफ दैट बिहेवियर. कई इनअप्रोप्रिएट जो बिहेवियर्स होते हैं दे रिजल्ट फ्रॉम इनअप्रोप्रिएट स्टिमुलस कंट्रोल. हम देखते हैं कि कई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो हैं वो क्यों आते हैं, क्यों करता है कोई इंसान, बिकॉज स्टिमुलस कंट्रोल वहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है. जैसे आइसक्रीम देखी, द साइट ऑफ द आइसक्रीम पार्लर while dieting, then you will probably always end up breaking the dieting rules. अगला टॉपिक है रिस्पॉन्स चेन एंड रिएक्शन चेन. जिन चेन्स को हम लर्न करवाते हैं ऑर्गेनिज्म को उसको रिस्पॉन्स चेन बोलते हैं.
जो इनेट बिहेवियर्स का सीक्वेंस एक अकर कर रहा है एक फिक्स्ड ऑर्डर में, वो रिएक्शन है, रिएक्शन चेन है। रिएक्शन तो काफ़ी इम्पल्सिव होता है, बट रिस्पॉन्स इज़ नॉट लाइक दैट। आप रिस्पॉन्स चेन में देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर जो है इट मस्ट अकर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर और प्राइमरी रीइंफोर्सर विल ऑलवेज बी डिलीवर्ड व्हेन द फाइनल रिस्पॉन्स ऑफ दैट सीक्वेंस हैज़ बीन मेड। जैसे एनिमल ट्रेनिंग बिल्कुल ऐसी करवाई जाती है कि प्राइमरी रीइंफोर्सर हम एकदम लास्ट में देखते हैं, उससे पहले सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर्स जो है वो परफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज़ नो शेल, एनिमल मूव करेगा, लोकोमोशन आएगी, शेल फिर उसे दिखेगा, साइट पे आएगा, वो जाएगा, अप्रोच करेगा, शेल उसकी रीच में आएगा, एक्सप्लोर करेगा उस शेल के सरफेस को, एक्सटर्नल सरफेस को, उसको लिफ्ट करके उसके अंदर क्लाइंब करेगा, एक्सटर्नल सरफेस को एक्सेप्टेबल मानेगा तो वहाँ से वो ओपनिंग सर्च करेगा, ही विल सर्च द अपर्चर, अपर्चर मिल जाएगा तो एक्सप्लोर करेगा उस अपर्चर को विद शेल-लिप्ड, रिमूव, ही विल रिमूव ऑल द डेब्रिस फ्रॉम दैट अपर्चर। जब साफ़ हो जाएगा बिल्कुल अपना एब्डोमेन प्लेस करेगा वहाँ। नेक्स्ट इज़ कि यहाँ इस सिचुएशन में रीइंफोर्सर स्टिमुलस इज़ जो पहला जैसे नो शेल, इट विल लीड टू लोकोमोशन, दैट इज़ रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस। डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस नेक्स्ट जो आएगा, शेल इनसाइड, दैट becomes a discriminative stimulus, then the animal is again motivated to move and find another way to get a primary reinforcer. Each stimulus in the middle of a response chain is assumed to have two functions. It acts as a conditioned reinforcer for the previous response, as well as वो एक discriminative stimulus भी होता है next response chain. It acts as a discriminative stimulus for the next response of the chain. At each step, हर step में आप देखते हैं stimulus takes the subject एक step closer लेकर जाता है उसको to the food, so that's why we call it a conditioned reinforcer. दूसरी ही साइड हम देखें कि each response takes the subject to a stimulus that is a reinforcer. हर response subject को जो है to a stimulus takes the subject to a stimulus. हर response subject को एक ऐसे stimulus की तरफ लेके जाता है जो अपने आप में एक reinforcer भी है और discriminative stimulus भी है। अब कैसे ट्रेन कैसे करते हैं हम एनिमल को? बैकवर्ड चेनिंग के द्वारा। लास्ट रिस्पॉन्स को लेते हैं, उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं वहाँ से और चेन बैकवर्ड्स करनी शुरू करते हैं, वर्क बैकवर्ड्स करते हैं। तो हर स्टेप को आप रीइंफोर्स कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। एट अ डिफ़िकल्ट स्टेप वी विल प्रोवाइड हिम फूड इन द मिडवे सो एज वी विल यूज शेपिंग। एक डिफ़िकल्ट स्टेप में हम उसको फूड भी देते रहेंगे बीच में ही और शेपिंग का यूज़ करेंगे। Each stimulus in a response change is a sub goal in a series of feedback loop. हर एक stimulus जो है इस पूरी response change में वो सब गोल की तरह है, एक तरह से फीडबैक लूप में एक पूरी सब गोल की तरह है। Those close to the food are proximal to the food. जो responses close to the food है तो जो responses close the closer ones, the responses that have a proximity to food, जो प्रॉक्सिमल हैं फूड के साथ जुड़े हैं रिस्पॉन्सेज, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है उनकी। एंड दोज रिस्पॉन्सेज दैट आर अवे फ्रॉम द फूड आर द वंस दैट आर वीकली एसोसिएटेड। थेरेपी में आप इस चीज़ को काफ़ी यूज़ होते हुए देखते हैं कि हम अर्लियर लिंक्स को डिस्टर्ब करते हैं पूरी चेन में। इसके बाद आता है द टॉपिक ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल।